धन्यवाद मेरे वरिष्ठ साथी श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, श्री एल मुरुगन जी, हेवी इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम और आईएनबी के सीनियर ऑफिसर्स और मीडिया के मेरे साथियों। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं। इन रिफॉर्म्स में आऊँ उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा, जो प्रधानमंत्री जी का निवेदन है आप सबके जरिए देश के प्रति। आप सबने देखा कोविड के समय किस तरह से ट्रैफिक, टेलीकॉम ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक तेजी से शिफ्ट हुआ। जो पहले ऑफिसेज में होता था वो होम में गया, जो पहले अर्बन एरियाज में होता था वो रूरल एरियाज में गया, जो ट्रैफिक नहीं था वो ट्रैफिक भी नया जनरेट हुआ। ऐसे समय में जब देश भर में सब लोग परेशानी में थे, उस समय टेलीकॉम सेक्टर के बॉटम ऑफ द पिरामिड जितने एम्प्लॉयज़ थे, लाइनमैन, टेक्नीशियंस, रूट रेडियो सर्वेयर्स, जितने भी टावर ऑपरेटर्स, कॉल सेंटर में बैठे मेरे साथी भाई और बहन, इन सब ने जो काम किया उस काम के लिए आप सब मिलके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की तरफ से जोरदार एक राउंड ऑफ अप्लॉज करें। बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपका ये अप्लॉज और आपका ये अभिनंदन जो आम कार्यकर्ता हैं, आम वर्कर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर में, उन तक पहुंचेगा। टेलीकॉम सेक्टर में आज 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अप्रूव हुए कैबिनेट में और 5 प्रोसेस रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं। ये रिफॉर्म्स पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के फ्रेमवर्क को चेंज करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को डीपन करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को ब्रॉडन करने वाले हैं। नई टेक्नोलॉजी से आप सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में जो चेंज आए, एक क्वालिटेटिव चेंज आए, उस क्वालिटेटिव चेंज के लिए मैं सबसे पहले आऊँगा AGR। आप सब जानते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एक बहुत बड़ा कंटेंशियस मुद्दा रहा है, कई वर्षों तक हाईली लिटिगेटेड मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी ने आज एक बोल्ड डिसीजन लिया है और AGR की डेफिनेशन को रैशनलाइज करने का फैसला आज किया गया है। जितना नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है वो AGR से निकाला जाएगा। आप सबको पता है किस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, जैसे रेलवे में, गैस अथॉरिटी में, पावर ग्रिड में प्रॉब्लम्स आई थी, कैप्टिव यूजर्स ऑफ स्पेक्ट्रम के ऊपर भी प्रॉब्लम आई थी। उन सब प्रॉब्लम्स को AGR की डेफिनेशन को रैशनलाइज करके एक सेक्टर का बहुत बड़ा पुराना कंटेंशियस लिटिगेटेड इश्यू को आज सॉल्व किया गया है। दूसरा बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है, जितना लाइसेंस फी हो, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस हो, जितने भी तरह के चार्जेस थे, उन चार्जेस के पेमेंट पे एक हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी की रेजीम थी। इस रेजीम में सेक्टर में जो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर एक बहुत अनड्यू बर्डन पड़ जाता था। तो आज इसको एकदम रैशनलाइज किया गया है। जो मंथली कंपाउंडिंग होती थी इंटरेस्ट की, उसकी जगह एनुअल कंपाउंडिंग होगी। इंटरेस्ट रेट एक बहुत ही रीजनेबल MCLR प्लस 2% की इंटरेस्ट रेट अप्रूव की गई है, प्लस पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस सब से, इन दोनों फैसलों से टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के मार्ग प्रशस्त होंगे। और आप सब समझते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, तो जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ेगा। स्पेक्ट्रम का आप सब जानते हैं कितना महत्व है, कितनी बड़ी ये नेचुरल रिसोर्स है। तो अब से एक स्ट्रक्चर में चेंज किया गया कि अब से जो फ्यूचर में ऑक्शंस होंगे उसमें 20 साल के बजाय 30 साल के स्पेक्ट्रम का ड्यूरेशन रहेगा, पहला। दूसरा, स्पेक्ट्रम किसी ने लिया, बिजनेस कंडीशंस चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो उस केस में 10 साल के लॉक इन पीरियड के बाद में आफ्टर पेइंग डिफाइंड सरेंडर अमाउंट, सरेंडर चार्ज, spectrum can also be surrendered. So this is a big flexibility given to the industry. साथ ही साथ इतनी प्रेशियस रिसोर्स जो कि स्पेक्ट्रम जैसी रिसोर्स है,
उसकी शेयरिंग पे कोई बंधन न हो, उस पर जो छोटी मोटी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, 0.5% SUC अधिक लग जाता था, फिर डिस्प्यूट रहता था कि किस पे लगेगा, पूरे की पूरी स्पेक्ट्रम पे लगेगा या उसी बैंड पे लगेगा, उन सबको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है और स्पेक्ट्रम शेयरिंग पूरी तरह से अलाउ कर दी गई है, पूरी तरह से फ्री कर दी गई है। जहाँ पर भी जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लगे कि पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा, यूजर्स को बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पे वो स्पेक्ट्रम का शेयरिंग करें। स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI था पॉलिसी, लेकिन उसमें केवल 49% ऑटोमेटिक रूट में था। तो आज कैबिनेट ने फैसला किया है 100% FDI ऑटोमेटिक रूट में टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ की गई है। ऑफ कोर्स जितने सेफगार्ड्स रहेंगे, जैसे प्रेस नोट 3 वगैरह, इस तरह के जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो सेफगार्ड्स इसमें लागू रहेंगे। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और हम सबके जीवन से छूने वाले रिफॉर्म्स हैं, उन रिफॉर्म्स को मैं आपके सामने रखता हूं जो आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए। जब से टेलीकॉम सेक्टर में मोबाइल स्टार्ट हुआ, तब से हम सब ने जितने भी जब भी कनेक्शंस लिए तो हम सब ने कोई ना कोई फॉर्म भरा था। आश्चर्य की बात है, वो सारे के सारे फॉर्म फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में वेयर हाउसेज में स्टोर्ड है। करीब 300 से 400 करोड़ कागज ऐसे हैं जो कि आज वेयर हाउसेज में स्टोर्ड है। प्रधानमंत्री जी ने आज फैसला लिया है कि ये डिजिटल इंडिया का युग है। डिजिटल इंडिया के युग में इस तरह की एक आर्केइक सिस्टम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे फॉर्म्स को डिजिटाइज किया जाएगा। भविष्य में जितना KYC होगा वो सारा का सारा, जितना कस्टमर एक्विजिशन होगा वो सारा डिजिटल फॉर्म्स के माध्यम से होगा। कितना टेलीकॉम ऑपरेटर्स का हेडेक बचता है वो आप सब इससे समझ सकते हैं। दूसरा, ऑक्शन का एक कैलेंडर क्रिएट किया जाएगा जिससे कि सर्टेनिटी रहे इंडस्ट्री में when the auction is going to come. Mostly it will be held in the last quarter of a financial year. तो इस तरह से एक सर्टेनिटी रहेगी, so the industry will be able to plan और इसका एक रेगुलर सिस्टम बना रहेगा। जितना भी जब भी कोई मोबाइल कनेक्शन लेते हैं KYC करना होता है, तो छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन इसका हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। अगर हम पोस्ट पेड से प्रीपेड में जाना चाहें या प्रीपेड से पोस्ट पेड में जाना चाहें तो हमें फिर से KYC करना पड़ता है। वो सब चीज़ें KYC को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसी तरह से टावर सेटअप करना, हम सबको पता है कि टावर की ज़रूरत है क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी बढ़े उतना अच्छा है। टावर सेटअप करने का जो प्रोसेस होता था काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, उसमें कई विभागों के अप्रूवल लगते थे। उस सबको एकदम सिंप्लीफाई कर लिया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे टावर का अप्रूवल रहेगा और जितने भी 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन और JEC, इस तरह के जो पोर्टल्स हैं उन सारे पोर्टल्स को इंटीग्रेट करके DOT के पोर्टल में जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से कुछ 1953 के कस्टम्स के नोटिफिकेशंस हैं जिसके कारण इंडस्ट्री को दिन रात प्रॉब्लम्स होती थी। हर तरह की चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो वो पूरा का पूरा लाइसेंस राज एकदम फिनिश कर दिया गया है आज कैबिनेट मीटिंग में। प्रधानमंत्री जी ने 1953 के कस्टम्स नोटिफिकेशन को अमेंड करना आज अप्रूव किया, जिससे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इक्विपमेंट्स खरीदने में, लाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। साथियों, हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज होती है। 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, 4G के बाद में अब 5G की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है और संकल्प है और हम सबको लक्ष्य दिया है, हम सबको क्लियर मैंडेट दिया है। 4G और 5G का कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी और रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इस पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में डिज़ाइन किया जाएगा, भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और आगामी महीनों में BSNL हो और दूसरे नेटवर्क्स हो, इन सब में भारत की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा। और न केवल भारत में डिप्लॉय किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड क्लास बना के इसको एक्सपोर्ट करें। जैसे आज हम दुनिया भर से 4G और 3G और 2G की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह से हम भारत से उसको एक्सपोर्ट करें। वो विजन हम लोगों के सामने। ये जो रिफॉर्म्स आज प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन से अप्रूव किए हैं,
उन सब से टेलीकॉम सेक्टर में एक रोबस्टनेस आएगी, डायनामिज्म आएगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नए इन्वेस्टमेंट के साथ में एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट होगा और ये रिफॉर्म्स की प्रक्रिया टेलीकॉम सेक्टर के लिए आज एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Wait. We'll take questions related to cabinet decisions only. Okay, 56. सर नमस्कार, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल एक अश्विनी वैष्णव जी से है कि जो डिसीजन लिए गए हैं वो डिसीजन क्या रेट्रोस्पेक्टिव भी लागू होंगे, जो कई सारे मामले में पिछली तारीख से लागू होने की भी गुंजाइश बनती है, और इसका कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आपके मंत्रालय ने तय किया है क्या? एक सवाल अनुराग सिंह ठाकुर जी से होगा कि PLI ऑटो सेक्टर के लिए सरकार ने पहले अनाउंस किया था, वो करीब 56,000 करोड़ रुपए के आसपास था, अभी आपने सिर्फ 26,000 करोड़ किया है। इस घटाने के पीछे क्या मकसद है? सारे के सारे रिफॉर्म्स, सारे फाइनेंशियल डिसीजंस प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, कुछ भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है। हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो, लीगल पॉइंट्स हो, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्शन का हो, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके एक रिफॉर्म लाएं जिससे कि इंडस्ट्री की नीड्स भी पूरी हो और गवर्नमेंट के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी पूरे हो और रेवेन्यू पूरी तरह से प्रोटेक्ट होके रहे। एक लक्ष्मण जी ने जो पूछा, मैं उसमें कहूँगा पहली बात तो ये हम लीप फ्रॉग कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली भी, एनवायरमेंटली क्लीनर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो, हाइड्रोजन सेल फ्यूल की बात हो, फ्यूल सेल की बात हो, और साथ ही साथ जो हम अपने एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज जो इंपोर्ट भी करते हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हम एक्सपोर्ट में भी हिस्सा बने और अपनी स्थानीय रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकें, उसको बल देने के लिए किया है। इसके साथ साथ जो पहले की दो योजनाएं हैं, फेम स्कीम जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है और एडवांस केमिस्ट्री सेल जिसमें 18,100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, वो एज इट इज कंटिन्यू कर रही हैं। उसके अलावा 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उनकी जो मांग है उसको ध्यान में रखकर किया गया है। 18% तक उनको इसका लाभ मिल पाएगा जो उनकी जो कॉस्ट की हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्री से पूरी वाइडर कंसल्टेशन के बाद ही हमने इसको लागू किया है। इसमें कुछ और ऐड अगर गोयल जी करना चाहते हैं तो मैं अनुरोध करता हूं कि वो कुछ कहें। जो पॉइंट था कॉस्ट, मोरेटोरियम की कॉस्ट नहीं है गवर्नमेंट को, बिकॉज इट इज NPV प्रोटेक्टेड। NPV प्रोटेक्शन बेसिस पे मोरेटोरियम किया गया, उसी के लिए इंटरेस्ट रेट लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोयल जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? You want to add on that? Okay. We now go to 50. गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इस तरह से प्रोटेक्ट होगा कि जितने भी ड्यूज हैं, सपोज आज 100 रुपये का ड्यू है, इसको जब 4 साल का मोरेटोरियम दे रहे हैं तो 4 साल के मोरेटोरियम के दौरान एक इंटरेस्ट रेट लगेगी, तो ये गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इससे प्रोटेक्ट हो गया। इससे कैश फ्लो इंडस्ट्री का एक डेफर हो गया। कैश फ्लो जब डेफर हो गया तो अभी जितनी इनकम आ रही है उस इनकम को इंडस्ट्री लगा सकती है 5G के इन्वेस्टमेंट में, नए टावर्स लगाने में, नेटवर्क को बढ़ाने में, फाइबर्स को बढ़ाने में, फाइबराइजेशन करने में, इन सब में इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर सकती है। इक्विटी का गवर्नमेंट के पास ऑप्शन रहेगा 4 साल के बाद में जितना इंस्टॉलमेंट है, अगर उस वक्त की परिस्थितियों को देखने के बाद में अगर ऐसा लगा कि ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहिए तो ये गवर्नमेंट का ऑप्शन रहेगा, कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है। 129 शिशिर, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट। Shishir, sir, good afternoon, sir. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, my question is that I just want to continue what Aseem has asked, that will the interest on moratorium be charged from the day one the company has adopted, the company has gone for moratorium? Will it be charged from day one or will it has to be paid after the moratorium period? And the second thing is that the spectrum thing will also be included into that. Just a clarification on that, sir. The spectrum dues?
So, the appointed date for these reforms, especially this moratorium period, is 1st October. So from 1st October onwards, the moratorium will start and companies can opt for it. So interest will be applicable from that date. That is the first part. Second, all the dues, AGR dues and spectrum dues, everything is covered under the moratorium. Interest ka, as we all know, interest is always an accrued amount, right? So interest starts accruing from 1st October. Payment is at the end of the year. Right. Sunil, please wait for your turn. You have already asked a question. Let others ask. Sunil Prabhu. Mr. Sir, just Sunil Prabhu here, sir. Just 2-3 clarifications. One, of course, is on this 100% automatic route. Earlier it was 49. The existing policy about land borders vis-a-vis China, Pakistan, that exists. The second thing is that with this package that you have done, we have now 2 or 3 private players and BSNL and MTNL. Is there a possibility of it facilitating others? Because that was the whole overarching. Very good question. That's actually a very good question. We believe that there should be healthy competition in the sector. And for that, there will be further reforms when the 5G spectrum is auctioned out and new auctions come, so that more and more players can get into this sector. More players, healthy competition, more choice to the customers is a stated commitment of the government. I said it very clearly that all the safeguards, especially the press note 3, the land border notification, all those will be applicable to 100% FDI automatic route. 55. SM आसिफ, इन दिनों से हमारा सवाल ये है कि आपने कहा कि ड्रोन इंडस्ट्री और स्कूटर इंडस्ट्री, इन दोनों में क्या एफडीआई अलाउ है या नहीं है? और दूसरा मेरा सवाल है कि ये कितना एम्प्लॉयमेंट, किससे सवाल है? आपसे दोबारा पूछिए। हमारा सवाल है कि जो स्कूटर इंडस्ट्री है और ड्रोन इंडस्ट्री है, इसमें एफडीआई अलाउ हो रही है कि नहीं? नंबर 2 इसी में जुड़ा हुआ है कि इसमें टोटल कितने एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद है? देखिए, इसमें बड़ा स्पष्टता से कहा गया कि लगभग 7.5 लाख लोगों को इससे रोजगार के अवसर, पीएलआई स्कीम जो ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन के लिए लाई गई है, उससे होगा। जहां ड्रोन के लिए है, वहां पर लगभग 5,000 करोड़ का हम लोग निवेश अपेक्षित कर रहे हैं अगले 3 वर्षों के अंदर। और ये जो टर्नओवर आज 80 करोड़ के लगभग है, बढ़कर 1,000 करोड़ हो जाएगी और हजारों लोगों को इसके माध्यम से रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। एक तो ये। दूसरा, एफडीआई के लिए एक सेट पॉलिसी सरकार की है, वो वहां पर है। जो चैंपियन प्लेयर्स आज के समय में हैं, उसके लिए एक अलग मापदंड है और जो नए हैं उनके लिए अलग मापदंड, जो मैंने विस्तार में पहले कहे, वो मैंने यहाँ पर आपको कह दिए हैं। नंबर 9. Court again and inform that now you have taken this decision or something like that. And one more thing, sir, because you have said the definition of AGR has been changed. So that decision will also imply on the Supreme Court order, the amount accrued due to Supreme Court order or not? Actually, a very complex question. What I would say is, the Supreme Court judgment framework which was defined there, we have maintained that framework. What was that framework? That framework was no past reassessment should be done. So AGR definition changes, whatever happens is prospective. It is applicable from the date of approval of the cabinet. From that day onwards, we are making the changes, or the appointed date, which would be the first day from the subsequent month. That was the first framework, part of the framework. Second was, the payments have to be done within a period of time, within a period of 10 years. We are maintaining that framework. Within the 10 years,
The 4-year moratorium period, whatever dues get accumulated during this period, will be subsequently repaid over equal installments in the balance period.